फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द स्पेशल सेंसेस आई। इस टॉपिक में हम अकोमोडेशन क्या है, क्या मैकेनिज्म है अकोमोडेशन का, अकोमोडेशन में होने वाले क्या क्या चेंजेस हैं और उसका जो रिफ्लेक्स पाथवे है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अकोमोडेशन बेसिकली इट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ द ऑप्टिकल अपैरेटस फॉर नियर विजन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई to increase the refractive power of the lens to focus on near object, है ना। तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ किए गए हैं, एक है रिफ्रैक्टिव पावर क्या होता है और दूसरा ये नियर ऑब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है ना। तो हम इसको समझ लें। देखिए, अकोमोडेशन का मतलब होता है कि अगर हमको किसी पास की चीज़ को फोकस करना है, किसी नियर ऑब्जेक्ट को हमको फोकस करना है, तो हमारे लेंस को उसकी रिफ्रैक्टिव पावर को बढ़ाना पड़ेगा। आई की इस एबिलिटी या ऑप्टिकल अपैरेटस की इस एबिलिटी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। नाउ लुक हियर इन द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द आई बॉल, है ना। तो फ्रंट में आता है कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे एक कैविटी होती है जिसको हम एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर बोलते हैं। उसके पीछे आता है लेंस, और लेंस के जो साइड्स हैं दे आर होल्ड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना। तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये लेंस के लैटरल एजेस से अटैच होते हैं और ये लेंस को अपनी प्लेस में रखते हैं, ठीक है। एंड दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर अटैच टू द सिलियरी मसल्स, है ना। तो ये देखें, दीज आर द सिलियरी मसल्स, ये ऑरेंज कलर के सस्पेंसरी लिगामेंट, ब्लू कलर का लेंस, और जो सामने है ये है कॉर्निया, है ना। नाउ व्हाट डज द रिफ्रैक्टिव पावर मीन? तो जो रिफ्रैक्टिव पावर है ये आई की एबिलिटी होती है लाइट रेज को बेंड करने की। जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। अब ये जो रिफ्रैक्टिव पावर है ये कॉर्निया की अलग होती है, लेंस की अलग होती है और आइस की अलग होती है, ठीक है। तो जो कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर है दैट इज +45 डायोप्टर, रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस इज +15 डायोप्टर, एंड रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई अगर हम 45 और 15 +15 करेंगे तो ये आता है +60 डायोप्टर, है ना। तो हम रिफ्रैक्टिव पावर को डायोप्ट्रिक पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हमको अकोमोडेशन में जब भी हम नियर विजन करते हैं तो देयर अकर चेंज इन द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस। कैसे होता है हम देखते हैं अभी। पहले हम थोड़ा सा डिस्टेंट विजन और नियर विजन को समझ लें। तो यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट है, हमको नियर विजन पे फोकस करना है ना। डिस्टेंट विजन से हमारा मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे हो या फिर 6 मीटर्स के डिस्टेंस पर हो, जिसको हम फार पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो वहाँ से जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल होती हैं। लाइट रेज फ्रॉम द इन्फिनिटी और डिस्टेंस अबव 6 मीटर्स दे आर पैरेलल, और ये जाकर रेटिना पे फोकस होती हैं, है ना। तो ये एक पॉइंट पे रेटिना पे फोकस हो रही है। कहने का मतलब है आई को कुछ भी एक्सर्ट करना नहीं पड़ता जब लाइट रेज 6 मीटर्स के डिस्टेंस या फिर इन्फिनिटी से ट्रैवल करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आइस को अकोमोडेट करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रॉब्लम कब है? जब देयर इज नियर विजन, जब ये जो लाइट का सोर्स है जहाँ से ये लाइट रेज आ रही हैं कोई ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे हो, बिलो 6 मीटर्स के डिस्टेंस पर हो, तो यहाँ से जो लाइट रेज ट्रैवल करती हैं दे आर ऑफ डाइवर्जिंग टाइप, है ना। तो ये जो लाइट रेज डाइवर्जिंग टाइप हैं, और जब ये अगर फोकस करेंगी तो ये रेटिना पे फोकस नहीं करके रेटिना के पीछे फोकस करेंगी, तो इमेज क्या होगी? ब्लर होगी। अब अगर हमको किसी चीज़ को क्लियरली देखना है तो इस इमेज को हमको रेटिना पर फोकस करना पड़ेगा, तभी हम इसको सही तरीके से देख पाएंगे, है ना। तो अब हमारे आइज़ का रोल आता है, और आइज़ में ऑल टुगेदर हम देखें तो कॉर्निया और लेंस में से देयर कम द रोल ऑफ द लेंस। क्यों? क्योंकि कॉर्निया एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसकी डायोप्ट्रिक पावर को चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन हमको क्या करना है? रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई को तो चेंज करना है, तभी ये जो रेज हैं ये रेटिना पे फोकस कर पाएंगी। ऐसी कंडीशन में लेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेंस अपने रिफ्रैक्टिव पावर को बढ़ा लेता है बाय इंक्रीजिंग द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, है ना। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ेगा तो भले ही कॉर्निया का ना बढ़े, जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई है इट विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। तो जो लाइट रेज पीछे फोकस हो रही थी रेटिना की, अब जो ये लाइट रेज हैं दे विल फोकस ऑन द रेटिना एंड द इमेज विल बी क्लियर। तो आई की ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। नाउ डिस्टेंट विजन के अंदर क्या होता है? अब ये देखें, ये हमारी कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद में जो सेकंड लेयर होती है दैट इज स्क्लीरा। स्क्लीरा से के सामने अटैच्ड होती है सिलियरी मसल्स।
अब यहाँ पर लेंस है विच इज़ लोकेटेड इन द सेंटर। लेंस के लेटरल पॉइंट से देर आर सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि लेंस को अपनी पोजीशन पर यहाँ पर ये होल्ड करके रखते हैं, है ना। अब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है अंडर रेस्टिंग कंडीशन, डिस्टेंट विजन की कंडीशन में सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, है ना। तो ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो हमारे ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये क्या होते हैं, टाइट होते हैं, है ना। दे आर टाइट और टेंस, है ना। ये खींच के रखते हैं लेंस को, और लेंस को जब ये खींच के रखेंगे दोनों तरफ से तो लेंस हमारा क्या रहता है, थिन होता है और ये फ्लैट होता है ना, इन केस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो अगर हम डिस्टेंट विजन की बात करें तो जो सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट है, लेंस थिन है, और इसीलिए जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई है, यहाँ पर अभी हमारे आई को बिल्कुल भी एक्सर्ट करना नहीं पड़ता इन ऑर्डर टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना, है ना। लेकिन अगर हम नियर विजन में देखेंगे तो नियर विजन में जिसको कि हम अकोमोडेशन बोल रहे हैं ना, अकोमोडेशन का मतलब ही है कि हमारे आई के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उस नियर विजन को फोकस करने के लिए, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स अब देखें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये क्या होता है, ये दोनों तरफ से पास आता है ना। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये लूज हो जाता है, और जब ये लूज होगा तो लेंस क्या होता है, लेंस बिकम थिकर, है ना। लेंस एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है तो वो अपनी कॉन्वेक्सिटी को बढ़ा देता है ना। इट इंक्रीजेज द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। और यहाँ पर अगर याद कर पाएँ तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट बिकम्स मोर कॉन्वेक्स ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, है ना। तो जो एंटीरियर सरफेस है लेंस का ये ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है इन कंपैरिजन टू द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, देयर इज इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, है ना। लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ेगा तो ओवरऑल टोटल आई का भी रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ेगा। अब अगर हम इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी देखें तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में देयर इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि 40 इयर्स के अबव इंडिविजुअल्स में देखी जाती है, जिसमें लेंस लूजेज द एबिलिटी टू बिकम कॉन्वेक्स एंड लूजेज द इलास्टिसिटी, है ना। तो लेंस अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो देता है एज के साथ साथ में, और अब ये और रिजिड हो जाता है। तो जब ये लेंस रिजिड हो जाता है तो नियर पॉइंट को देखने के लिए इसकी कॉन्वेक्सिटी नहीं बढ़ती, इसकी रिफ्रैक्टिव पावर नहीं बढ़ती, तो जो इमेज है वो धुंधली फॉर्म होती है, और इसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। तो इसका जो करेक्शन है ये बायफोकल ग्लासेस के द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों तरीके के लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। दूर का अगर उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हम कॉन्केव लेंसेज यूज़ करते हैं, और पास का जो विजन है उसको देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंसेज को यूज़ करते हैं, है ना। मान लीजिए ये ग्लासेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बायफोकल होता है, तो जो नीचे वाला होता है दिस इज़ फॉर नियर विजन, और जो ये होता है दिस इज़ फॉर डिस्टेंट विजन, है ना। तो ये बात आपको मालूम होगी, कोई भी रिफ्लेक्स होता है उसके देयर आर टोटल 5 कॉम्पोनेंट्स। पहला कॉम्पोनेंट होता है स्टिमुलस, दूसरा होता है आफ्रेंट पाथवे या फिर आफ्रेंट नर्व, जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर जाती है। कहाँ लेके जाएगी, ये सेंटर में लेके जाती है। सेंटर से इंफॉर्मेशन वापस आती है इफरेंट पाथवे या इफरेंट नर्व के द्वारा, एंड फाइनली द इंफॉर्मेशन इज रिलेट टू द इफेक्टर ऑर्गन, है ना। तो ये जो 5 कंपोनेंट जो कि किसी भी रिफ्लेक्स के अंदर होते हैं, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में भी पाए जाते हैं, है ना। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पाथवे। तो जो नियर ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट रेज आती हैं, ये लाइट रेज रेटिना पर फोकस होती हैं, है ना। अब रेटिना पर गैंग्लियोनिक सेल लेयर पे ये जो लाइट रेज आती हैं, यहाँ से ऑप्टिक नर्व शुरू होती है। तो ये जो रेटिना है, रेटिना के जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है, यहाँ से अराइज होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, है ना। दिस इज द डायग्राम ऑफ द आई बॉल, ठीक है। तो पीछे से पोस्टीरियर पार्ट से ऑप्टिक नर्व निकलती है। ये जो ऑप्टिक नर्व है इसके जो फाइबर्स हैं ये टेम्पोरल और नेजल हाफ से आते हैं, ठीक है। इसको हम विजुअल पाथवे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फाइबर्स हैं ये इनका पार्शियल डेक्यूसेशन, पार्शियल क्रॉसिंग होती है एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा। क्रॉस करने के बाद फाइबर्स बनाते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट, राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट, जो कि रिले करता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, है ना। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन है इट इज रिलेड टू द विजुअल कॉर्टेक्स बाय द ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक रेडिएशन के द्वारा इन्फॉर्मेशन रिले करती है विजुअल कॉर्टेक्स में। अब यहाँ पे देख लें आप, तो रेटिना, रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा के बाद में ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद में ऑप्टिक रेडिएशन, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गई लेटरल जेनिकुलेट बॉडी।
अब यहाँ से इंफॉर्मेशन विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है, एरिया नंबर 17 है। अब यहाँ पर आप देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो सबसे पीछे ऑसिपिटल लोब होता है, यहाँ पे एक एरिया होता है दैट इज एरिया नंबर 17, जिसको हम विजुअल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज विजुअल कॉर्टेक्स, है ना। तो यहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन रिले करती है। Now from the visual cortex, which is area number 17 present in the occipital lobe, the information is relayed to the area number 8, which is frontal eye field. Frontal lobe में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं frontal eye field, है ना। तो यहाँ से विजुअल कॉर्टेक्स से जो इन्फॉर्मेशन है ये रिले करती है एरिया नंबर 8 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो अफरेंट पाथवे है, ये नियर ऑब्जेक्ट हमारा स्टिमुलस हो गया, ये पूरा हो गया अफरेंट पाथवे। सेंट्रल है हमारा फ्रंटल आई फील्ड, एरिया नंबर 8। अब यहाँ से फाइबर्स दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। वन इज एडेंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस। कुछ फाइबर्स दे रिले इनटू द एडेंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, है ना। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। ऑप्टिक रेडिएशन के बाद में इम्पल्सेस विजुअल कॉर्टेक्स में जाती हैं। अब विजुअल कॉर्टेक्स से सम ऑफ द इम्पल्सेस दे गो टू द एडेंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, ठीक है। और कुछ जो इम्पल्सेस हैं वो रिले करती हैं मोटर न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द एडेंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस, यहाँ से अराइज होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व, है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये ऑक्यूलोमोटर नर्व के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। नाउ दिस इज द सीलियरी गैंग्लियन। तो गैंग्लियन में जो फाइबर्स आ रहे हैं उनको प्री गैंग्लियन बोलेंगे, और जो फाइबर्स लीव कर रहे हैं उनको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बोलेंगे, है ना। तो ये जो है, दीज आर द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व। दिस इज ऑक्यूलोमोटर नर्व के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये रिले करते हैं सीलियरी गैंग्लियन में, जो कि आई ऑर्बिट के पास पाया जाता है। अब यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज होते हैं विच आर शॉर्ट सीलियरी नर्व्स, है ना। और ये रिले करते हैं हमारी सीलियरी मसल्स में। तो यहाँ पर अटैच होती हैं, दीज आर द सीलियरी मसल्स, है ना। और ये जो सीलियरी मसल्स हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो देर इज इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस, है ना। तो लेंस का जो कर्वेचर है ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये लूज हो जाता है। लेंस का जो कन्वेक्सिटी है ये बढ़ जाती है, इसका कर्वेचर बढ़ जाता है ना। तो एक चेंज तो ये हो गया। दूसरा, ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, दीज फाइबर्स ये स्फिंक्टर प्यूपिले को भी रिले करते हैं, और स्फिंक्टर प्यूपिले आइरिस में पाई जाती है, और इसका काम होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, है ना। अगर हम देखें इसको डायग्रामेटिकली, तो हमारे आई के अंदर दो मसल्स होती हैं, एक कंस्ट्रक्टर प्यूपिल है जो कि कॉन्सेंट्रिक लेयर के फॉर्म में पाई जाती है, और दूसरी होती है डायलेटर प्यूपिल, है ना। तो जब ये वाली मसल है स्फिंक्टर प्यूपिल, ये कंस्ट्रक्ट करती है, तो जो प्यूपिल है इट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर प्यूपिल कॉजेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। तो ये तो दो चेंजेस हो गए। तीसरा चेंज क्या है, तो मोटर न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व से, विच इज़ द थर्ड क्रेनियल नर्व, यहाँ से इंफॉर्मेशन रिले करती है मीडियल रेक्टस में। मीडियल रेक्टस इज़ वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू कैन चेक माई वीडियो ऑन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है दिस कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल। तो अगर हम समराइज करें इस पूरे अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को, तो जो स्टिमुलस है दैट इज द नियर ऑब्जेक्ट बिलो 6 मीटर्स डिस्टेंस, ओके। अफरेंट पाथवे है रेटिना से लेके अप टू द विजुअल कॉर्टेक्स दैट इज प्रेजेंट इन द ऑक्सिपिटल लोब। सेंटर इज फ्रंटल आई फील्ड, है ना। तो सेंटर है इसका फ्रंटल आई फील्ड, एरिया नंबर 8 फ्रंटल लोब। इफरेंट पाथवे इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व दैट इज थर्ड क्रेनियल नर्व, and post ganglionic fibers of the ciliary ganglion, है ना, as well as fibers of the motor nucleus of oculomotor nerve, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इफरेंट पाथवे है। और जो इफेक्टर ऑर्गन है ये है सीलियरी मसल्स, स्फिंक्टर प्यूपिले एंड मीडियल रेक्टस। सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लेंस का कर्वेचर बढ़ेगा, स्फिंक्टर प्यूपिले कॉन्ट्रैक्ट करेगी देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, और जब मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगी देयर विल बी कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल, है ना। तो इनको हम इकट्ठा, दीज आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन
accommodation. So I hope you like this video. Thanks for watching.